देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली को अपना नया मेयर सोमवार को भी नहीं मिल पाया। बीजेपी के हंगामे के चलते एमसीडी की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी गुंडागर्दी करने पर उतरी हुई है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली नगर निगम की बैठक में नारे लगाते, अपनी सीट छोड़कर वेल में आकर हंगामा करते दिखे बीजेपी पार्षद। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षद खरीदने और तोड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे आम आदमी पार्टी के पार्षद, इस कोशिश में कि किसी तरह अपना मेयर बनवाया जाए। लेकिन बीजेपी पार्षदों ने लगातार इतना हंगामा किया कि पीठासीन अधिकारी ने बिना मेयर चुनाव के ही एमसीडी की बैठक अगली तारीख तक स्थगित कर दी। मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है। वहां पे नहीं, हंगामा मतलब वो कुछ भी गलत बात कहेंगे तो वो मान ली जाए, क्योंकि वो बहुमत में है। अगर वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि चुनाव शुरू किया जाए और उसकी गाइडलाइन बताई और तुरंत उसके बाद में उनके नेता पक्ष जो हैं वो खड़े होकर के कहते हैं हम चुनाव नहीं होने देंगे, हमें ये मान्य नहीं है। अरे डीएमसी एक्ट के बाहर जा कर के आपका कुछ करेंगे क्या? जब उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, एक एल्डरमैन जिसने 2016 में आप केस किया था कि एल्डरमैन को क्या अधिकार हैं ये बताया जाए, और उस केस के जजमेंट में साफ तौर पे पहली बार जो है निकल के आया कि एल्डरमैन वोट भी डाल सकते हैं। दरअसल एमसीडी की बैठक शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की कि मनोनीत पार्षद भी वोट देंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये असंवैधानिक है। बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार हंगामा होता रहा और सदन स्थगित हो गया। एमसीडी चुनाव जीतने और 3 बैठकों के बावजूद भी मेयर नहीं बना पाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की घोषणा की है। एमसीडी चुनाव जीतने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अभी तक दिल्ली में अपना मेयर नहीं बना पाई है, लेकिन आज की बैठक से आम आदमी पार्टी को एक चीज तो जरूर हासिल हुई है, वो ये कि लगातार वो जो बात उठा रही थी, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, वो आज सही साबित हुई है। वो ये कि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों से वोटिंग कराने की तैयारी में है, जो कि एक असंवैधानिक काम है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी थी, इसलिए इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ये तय है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही निपटेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 5 जजों ने शपथ ले ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जजों की नियुक्ति को लेकर चुनौती बरकरार रहेगी, क्योंकि 2023 में ही 9 जज रिटायर हो जाएंगे। सोमवार को आखिरकार 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ले ली। करीब 1.5 महीने की देरी के बाद केंद्र ने इन जजों की नियुक्ति का वारंट जारी किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई, जबकि उसकी क्षमता 34 जजों की है। बाकी 2 नियुक्तियों के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट से 9 जज रिटायर हो जाएंगे। इस साल 4 जनवरी को जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायर हो चुके हैं, 14 मई को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अगले दिन 15 मई को जस्टिस एम.आर. शाह रिटायर हो जाएंगे। जून में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज रिटायर होंगे। 16 जून को जस्टिस के.एम. जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 12 दिन बाद 29 जून को जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन रिटायर होंगे।
8 जुलाई को जस्टिस कृष्ण मुरारी तो जस्टिस एस रविंदर भट्ट 20 अक्टूबर को रिटायर होंगे। वरिष्ठता में दूसरे नंबर के जज जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को रिटायर होंगे। जाहिर है जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की राह इतनी आसान दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रही। 5 जजों ने शपथ भी ग्रहण कर ली, लेकिन उसकी राह के कांटे अभी हटे नहीं हैं, क्योंकि उसकी कड़ी चेतावनी के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में कोई किसी को धमका नहीं सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दागना कुप्रथा ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 दिन में 2 बच्चों की जान ले ली। मौत के बाद सरकार ने कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की, कुछ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कानून सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई की परिधि में छोटे कर्मचारी ही आते हैं? 3 महीने की रुचिता कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। ठीक करने के नाम पर उसे 51 बार गरम सलाखों से दागा गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बहुत रो रही थी। मैं बोली क्यों रो रही है, फिर कहती कि उसकी आवाज दब गई, रात को रोई रही तो फिर यहाँ प्राइवेट में कराई दवाई तो ठीक हो, उसकी आवाज आने लग गई रही और फिर कहती कि ठीक हो गई। फिर बहुत रोने लगी। मैं क्यों रो रही है? फिर चमनिया बुलाई तो बोली डाबा छुआ है, आंकना पड़ेगा। मैं बोली कि आंगनबाड़ी वाली मना करी हैं। फिर मैं भी क्या सोचूं, मैं सोची कैसे भी हो मेरी बच्ची ठीक तो होए। 2.5 महीने की शुभी कोल को भी इलाज के नाम पर 24 बार दागा गया, उसकी भी मौत हो गई। निमोनिया हो गया, ठंडी, तो कुछ लेके गए हम लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज। 2-3 दिन भर्ती रही और वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था हमको, सही सही नहीं हो रही थी, तो वहाँ से हम लोग लेके गए प्राइवेट मनीष डॉक्टर के यहाँ। फिर वहीं से वहाँ भी बोल दिए कि नहीं, इसको सरकारी में ले जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, तो लेके जा रहे थे तो ख़त्म हो गई बच्ची। इसके बाद प्रशासन ने सामतपुर और कठौतिया गांव की आशा कार्यकर्ता और सहयोगी की सेवाएं समाप्त कर दी। 8 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया और एक डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। हमने सरकार से सवाल किया, क्या आशा कार्यकर्ता जिले में सबसे बड़ी चिकित्सा या प्रशासनिक अधिकारी हैं? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है? तो जवाब 5 सेकंड में, फिर सरकारी योजना की लंबी तारीफ। हालांकि जवाब पर विपक्ष के सवाल हैं। शहडोल में बच्चों को दागने से मौत हो चुकी है, आप उसके लिए कुछ करेंगे? विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है। अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगी। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 5 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज ले लेकर सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के भाजपा की जो सरकार है, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो न बच्चों का ख्याल रख रही, न आदिवासी भाई बहनों का ख्याल रख रही है। हम क्यों कह रहे हैं ये जवाबदेही सबकी है, बड़े स्तर की है। जवाब समझने के लिए हमारे सहयोगी विनय कठौतिया गांव गए। ये यहाँ का सामुदायिक केंद्र है। ताला जड़ा है, रंग रोगन चटक है, लेकिन अंदर व्यवस्था वेंटिलेटर पर। केवल उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ सिर्फ एएनएम तैनात है। मंगलवार को टीका लगता है। बीमारी में भी 40 किलोमीटर दूर शहडोल जिला मुख्यालय जाना होता है। किराया 100 रुपये। हाँ जी सर, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर है और है भी तो दूर लेकर जाना पड़ता है, कहीं अमराहा तो कहीं हम सिमपुर तो कहीं शहडोल। जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? अमराहा, शहडोल, सिमपुर, एक अलावा नहीं जाई कहूँ। वो का बना है वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। हम याद पर के साल हम जेठ बैसाख ले गए अपने बहू का डिलीवरी में, वह आशा कार्यकर्ता जावे नहीं करे है। मर जाई तो मर जाई, नहीं जी जाई। अभी मेरा हाल है, का करी भाई। अब यहाँ सुविधा अस्पताल तो बने हैं, पर माने डॉक्टर नहीं मैंने देखी। शुभी सामतपुर की थी। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में रंग रोगन चल रहा है। शायद कोई हुक्मरान आने वाले हों। अंदर की हालत देखकर आप स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगा लें। बाकी शुभी का घर बेरंग है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला जैसी योजनाओं की हकीकत भी समझी जा सकती है। अब ईश्वर के ऊपर राहत, मतलब अगर सुविधा नहीं मिला तो
नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर इलाज कराने? इलाज वो शहडोल जाते हैं। और आसपास गांव में? आसपास गांव में हो गया अमराहा है, कोई सुविधा बन गया, मतलब वाहन के तो अमराहा ले गए और फिर वह झोला छाप डॉक्टर से करवाऊ थी। वास्तव में हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है। हॉस्पिटल जाने के लिए शहडोल जाना पड़ता है तो सिंहपुर जाना पड़ता है, उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है रात में। शायद इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य के आंकड़े दिए हैं उसमें मध्य प्रदेश सबसे निचली पायदान पर है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के तो 95% से ज्यादा पद खाली हैं। मुझे लगता था प्रशासनिक हलकों में सबसे ऊपर जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य के मामलों में CMHO होते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। नहीं तो क्या ये मुमकिन है कि शहडोल में 2 मासूम बच्चियों की मौत के बाद सबसे पहली कार्रवाई आशा कार्यकर्ता और आशा सहायिका पर होती, कुछ लोगों का तबादला किया जाता और कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता? क्या ये कार्रवाई ऊपर से नहीं होनी चाहिए थी? शहडोल में अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मुंबई में इस साल की सर्दियों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर साल की तुलना में इस बार सर्दी के 3 महीने हवा बहुत खराब रही। इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। शाम के 3 बजे की ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की है। प्रदूषण की वजह से क्वीन नेकलेस धुंधला नजर आ रहा है। यही हाल मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग का है। आमतौर पर साफ नजर आने वाली ऊंची ऊंची इमारतें फिलहाल प्रदूषण के कारण ढक गई हैं। पिछले 3 महीनों से मुंबई की हवा प्रदूषित रही है। सोमवार के दिन मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रही, जो खराब श्रेणी में आती है। पिछले 3 सालों में सर्दी के मौसम में औसतन मुंबई की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में 28 बार रही है, जबकि इस साल 66 दिन शहर की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में रही है। पिछले 3 सालों में औसतन सर्दी के 15 दिन शहर की हवा अच्छी रही है, जबकि इस साल केवल 1 दिन शहर की हवा अच्छी रही है। इस वजह से हुआ है कि जो मुंबई की नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है, जो कि समुद्र के किनारा होने की वजह से मुंबई को ब्लेस्ड है, वो टेम्परेरी तौर से विड्रॉल हो गई है। और ये ला नीना के चलते, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड 3 साल में एंटर कर गया है, जो क्लाइमेट चेंज की कैटास्ट्रॉफी बताया जाता है, उसकी वजह से जो विंड स्पीड है, जो सरफेस विंड स्पीड है, जो पोल्यूशन को डिस्पर्स करती है, उसकी गति बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से स्टेग्नेशन हो रहा है। खराब वायु का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। इस साल वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और छोटे बच्चे बीमार हुए हैं। मोस्टली अबव 60 और 50 और 60 एज के पेशेंट्स और अडल्ट्स में, और छोटे बच्चों जो है 5 और 6 साल के बीच में जो रहते हैं, तो ऐसे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी वगैरह ऐसे हैं, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है कि और एक्यूट एक्सासर्बेशन जो ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस देखने को पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बजट पर चर्चा करने के लिए मुंबई पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शहर की हवा पर टिप्पणी की। Coastlines and therefore Mumbai, that the sea does the good cleaning job for us every day, so by the evening you get fresh air. ये एक सोच है कि समुद्र वायु प्रदूषण को साफ कर देती है और शाम तक हमें स्वच्छ हवा मिलती है, लेकिन इस साल मुंबई पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जबकि यहाँ समुद्र मौजूद है। बजट में इस बारे में भी चर्चा की गई है और केवल फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल के बारे में बात नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात की है। From fossil fuel to renewable, it's also talking about waste management. एक ऐसे समय में जब मुंबई की हवा बहुत ज्यादा खराब है, राज्य सरकार में एक पर्यावरण मंत्री मौजूद नहीं है और बीएमसी में भी कोई पार्षद फिलहाल मौजूद नहीं है। लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नेताओं के लिए ये प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। भारत में पहली बार मेड इन इंडिया तेजस फाइटर भारत में ही निर्मित
एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के डेक पर लैंड कर पाया है। प्रधानमंत्री ने कोची के कोचिन शिपयार्ड में बीते साल INS विक्रांत को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह अब तक बनाया गया सबसे बड़ा जहाज है। भारतीय नौसेना के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। INS विक्रांत का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है। यह पहली बार है जब फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही भारत में निर्मित हैं। नेवी के पायलट ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को INS विक्रांत के डेक पर उतारा। भारतीय नौसेना ने फाइटर जेट डिजाइन और लैंड कराने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है।